कि लास्ट या आप कह सकते हो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन goes to p सब सेल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगर पी सब सेल में जा रहा तो वो पी ब्लॉक का है। क्लियर। अब देखो यहां पर हम लोग क्या मानते हैं, अगर इनका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या मिलता है आपको, दे रिप्रेजेंट NS2 NP126 कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुमको आइडेंटिफाई करना हो कि वो पी ब्लॉक का है या नहीं है, तो यहां पर आपको NH2 NP126 देखने को मिलेगा। जहां N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट क्या सेल, आउटर मोस्ट सेल। आप इसको बैलेंसी सेल भी बोल सकते हो इन जनरल, बट आउटर मोस्ट बोलोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टीमेट सेल है हमारी, अल्टीमेट सेल किसको बोलते हो आप, बैलेंसी सेल या बाहर की सेल, उसका नाम होता है अल्टीमेट। और उसके नीचे जब आती है N-1 पे तो उसको कहते हैं पेनल्टीमेट। उससे जब नीचे आते हैं N-2 पर तो क्या बोलते हैं, एक हो गया अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब जस्ट बाहर वाला लास्ट एकदम, उससे एक कम आओगे तो क्या होगा पेनल्टीमेट, उससे एक नीचे और आओगे तो क्या बोलेंगे, दगे। कितना भूलते हो तुम लोग यार, कितना भूलते हैं आप। और इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने कितनी बार किया हुआ है। इनर पेनल्टी मेट, और कब बताया था, जब आपको एफ ब्लॉक का डिस्कशन करा रहे थे, एफ ब्लॉक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि N-2 एफ में इलेक्ट्रॉन जाता है और N-2 एफ D1 आप लिखते थे F1 to 14 N-1 D1 और उसके बाद में NH2। इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हमारे एफ में मिल रहा था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको बार बार याद रखना है। अगर इनको आप भूल गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां रिएक्शन नहीं पूछेगा। अभी जो पूछने वाला है वो हम अपने उससे करा देंगे, आपको बताएंगे, लेकिन जो जनरल चीजें हैं वो हमको आनी चाहिए, जिसके बेस पर हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मिलता है तो समझ जाएंगे हम लोग क्या, कि ये एलिमेंट आपका क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर। तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो, मान लिया जाए कि आपने बोरान लिया, पहला एलिमेंट इसका, बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, कितना होता है, 5। क्लियर। और ये आप इसका जब लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p1। इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी दिख रही है आपको, 2। तो ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ये किससे मैच कर रहा है, इससे तो मैच कर रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट जो हमारा है ये कौन सा एलिमेंट है। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि वो किसी एलिमेंट का नाम ना बताए, क्योंकि हम लोग क्या होता है, एलिमेंट हमें याद होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग रट लेते हैं। मान लो उसने सिर्फ बता दिया कि कोई एलिमेंट ए है, उसका एटॉमिक नंबर इतना है, कोई नंबर बता दिया, और पूछे कि बताओ कि ये आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ग्रुप का है, कहां पर ये एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट।
हाँ, तो इस तरीके से आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो, अगर आपको इन जनरल देखा जाए तो आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ G13 टू G18, समझे, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आर टेकन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? यानी 13 से लेकर के 18 तक आपका ये पी ब्लॉक एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, और इसका जो एक एक्सेप्शन है वो आपका क्या है, वो है आपका हीलियम। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम उसको यहां पर फिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो हीलियम है आपका, देखिए हीलियम जो आपका होता है इसका जेड कितना होता है, तो और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तुम तो क्या पाओगे, 1s2, यही तो पाएंगे आप। अब 1s2 हुआ तो इसमें पी एग्जिस्ट करता है क्या, वन में है ही नहीं। उसके बाद भी हम इसको पी ब्लॉक में मानते हैं। व्हाट इज द रीजन, क्यों इसको पी में माना गया, जबकि पी में मैंने कहा कि तभी भेजेंगे जब इसके पी में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता हो। अंतिम इलेक्ट्रॉन तो कम से कम पी में जाए ही, और यहां तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में है, फिर भी इसको पी में क्यों रखा गया, क्या रीजन है, तुम बताओ भाई पीछे से ओजस्वी। हीलियम को पी ब्लॉक एलिमेंट माना जा रहा है, जबकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया ही नहीं है, ये एस में गया है। तो इसको एस ब्लॉक में हमको लेना चाहिए था, हम इसको पी में क्यों लेके जाते हैं, तुम बताओ भाई दीप्ति। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी आप जानते हो कि ये फर्स्ट सेल है ना, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, तो और जब अकॉर्डिंग टू रूल आपका जो सेल है वो कंप्लीट है, तो उसको हम क्या मानते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कि ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, इनर्ट गैसों से रिलेट करता है अपने को, इनर्ट गैस है भी ये, इसलिए इसको कहां रखा गया, पी ब्लॉक में रखा गया, यद्यपि इसके पी सब सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसके लिए स्टार मार्क करके, इट इज टेकन एज पी ब्लॉक एलिमेंट even have no electron in p sub cell। ठीक है, दिस इज बिकॉज ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी आप लिख सकते हो सिमिलर टू 18th ग्रुप एलिमेंट।
सर कन्फिग्रेशन के बाद ब्रैकेट में क्या लिखे हैं सर? मालूम है आज अनन्या जुड़ी है क्लास में, हैं घर से मजा ले रही हो। कहाँ दिक्कत है बोलो। सर कन्फिग्रेशन के बाद ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? सिमिलर टू 18th ग्रुप, ठीक है सिमिलर टू 18th ग्रुप। मैं लिखते समय बोलता भी रहता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग क्या है थोड़ी सी, भगवान ने उसमें कुछ ज्यादा दे दिया है? चलो अब देखो, अगर इसको जो है हम इस तरीके से डिस्कस करें, यहाँ एक साथ हम कर दे रहे हैं वन बाई वन, जिससे करना ना पड़े हमको। आप यहां पर कितने पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में बोलो। हाँ जी, सारे एलिमेंट मालूम है। देखो यहां पर इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहां मैं कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दे रहा हूं। देखिए ये आपका होगा NH2 NP1, ठीक। तो लास्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो और एक तीन, तीन में 10 आप जोड़ दोगे क्योंकि पहले हो चुके हैं वो सब, तो इसलिए क्या हो जाएगा 13। ऐसे ही ये आपका होगा NH2 NP2, चार जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा NH2 NP3, इनका क्या होगा NH2 NP, इनका क्या होगा NH2 NP NP5, और यहां से हम लोग देखेंगे NH2 NP6, इनका देखेंगे NH2। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां कौन है हीलियम, यहां पर कौन है नियान। नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, क्लियर। 10 में आप कितना जोड़ोगे, 8 जोड़िए, मैजिक नंबर 8। तो ये आपका हो जाएगा, नियान के बाद क्या आएगा 18 हो गया। यहाँ क्या होगा बताओ। हाँ क्या होगा, क्रिप्टान होगा या जीनान होगा? हाँ क्रिप्टान, वाह भाई। कितना होगा 18 में क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे 36। देखो ये कितना था, यहाँ का मैजिक नंबर 8, यहाँ का मैजिक नंबर 8, यहाँ का मैजिक नंबर 18, यहाँ का मैजिक नंबर भी 18 है। तो क्रिप्टान के बाद क्या आएगा, ये आ गया। 36 में 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, हाँ ये हो गया। अब उसके बाद जीनान के बाद क्या आएगा, इसमें कितना जोड़ना है हमको, कितना जोड़ना है 32। तो कितना हो जाएगा ये, इसके नीचे भी कोई है, कोई है क्या, इसमें आपको मालूम ही है क्या। अब अगर केवल एक का आपको एटॉमिक नंबर तरीका मालूम हो जाए तो इधर से आपको कुछ करने की जरूरत
है ही नहीं। आपने क्या कहा, 10 है तो ये क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो ये 9 हो गया, ये कितना हुआ 17, 35 कितना होगा ये क्लियर। अब 7th वाले में जब हम चलेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत हमको नहीं रहेगी, एक साथ पी ब्लॉक आपको यहां दिखेगा। इसके बाद आप इस पर आए, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ओल्ड स्टाइल सी टी ओ, एटॉमिक नंबर 8, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका बताओ, इसका पोलोनियम मैक्सिमम पूछा जाता है 84 का, रेडियो एक्टिव है, इसका पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद इस पर जब आओगे तो ये हो गया नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ, इसका क्या होगा 7, ये क्या होगा 15, ये कितना 33, ये कितना होगा 51, ये 83। इसके बाद इस पर जब आएंगे, कहें शिव जी सुनो पार्वती, तो इनका क्या हो जाएगा 6, 14, 32, 50 और ये कितना होगा 82। इधर जब आएंगे तो बैगन आलू गाजर इन एला, ठीक कितना होगा 5, 13, 31, ये कितना होगा 49 और ये कितना होगा, ये बन गया आपका क्लियर। अब इसमें नीचे हो सकता है कुछ खाली हो, क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमसे अगर पूछा जाए तो आप फटाफट करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको यही आना चाहिए कि हम जिसकी स्टडी करने चल रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहां पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब तक आप पीरियोडिक डिस्कशन अच्छे से नहीं जानते हो तब तक यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी इनकी सही तरीके से डिस्कस नहीं होगी, क्लियर। यानी पीरियोडिक टेबल पर आपको क्या होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए, बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर हम लोग देखो कहां से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो ये वाला पोर्शन था ये हमारे 11th में है, ठीक। और यहां से ये पूरा पोर्शन आपका कहां पे है, ये 12th एनसीईआरटी, और ये 11th की सेकेंड जो एनसीईआरटी देखते हो एनसीईआरटी, यहां पर मिलेगा आपको। हमें इन दोनों को डिस्कशन में नहीं लाना है अभी, हम इनको 11th में देखेंगे। हमें स्टार्ट करना है यहां से, यानी किस फैमिली से, नाइट्रोजन फैमिली से। आप इसको अपनी वही नोट्स पर ऐसे बना, हो सकता है कि एक साथ इसका एनसीईआरटी में ना दिया गया हो। और जब भी डिस्कस करेंगे यहां पर इनके कैरेक्टर से क्वेश्चन जब भी डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। उसके बाद अगला चीज हम देखते हैं साइज, साइज का वेरिएशन, और साइज को कैसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन सब का डिस्कशन। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये तो इनका फिक्स है, ये डिस्कशन तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद जब आते हैं तो इनके कंपाउंड पर आते हैं, बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं कि ट्राइनरी बनाते हैं, और अगर कंपाउंड बनते हैं तो उनमें बॉन्ड एंगल का डिस्कशन, यानी बेंड्स रूल। यहां पर बेंड्स रूल डिस्कस में आता है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये कभी नहीं पूछेगा कि HNO3 का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे उसको कि जिससे वो छूटने ना पाए। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सी फैमिली,
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली, जिनका कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3। यानी अगर NH2 को हम लोग ऐसे दिखाएं तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, NP3 को अगर हम दिखाएं तो यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा मेरा लिखने का मकसद क्या है, आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है। कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक में मैंने चेंबर बना करके क्यों दिखाया है, इसका कोई मतलब है, जिसका अभी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कहां पर क्या होता है। अब देखो पहला क्वेश्चन यही आता है कि नाइट्रोजन फैमिली में जब आते हैं तो इस फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनका एक कॉमन नाम होता है, क्या बोलते हैं इनको, निकोजेन। ठीक, निकोजेन स्पेलिंग क्या होती है, हाँ PNICO, निकोजेन। और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको भी एक कॉमन नाम से हम लोग जानते हैं, क्या नाम देते हैं, नीट नहीं पूछेगा लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, निक्टिनाइट्स, या कुछ और भी किताबों में अलग अलग लिखा होता है, तो वो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो पूछा नहीं जाता, लेकिन निकोजेन आपसे पूछा जाता है। क्लियर, निकोजेन आपसे पूछा जाता है। देखो तो यहां पर पॉइंट आप लिख लो, नंबर 1, क्या, एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली आर commonly known as निकोजेन। इनको हम निकोजेन कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली वालों को क्या बोलते हैं, चाल्कोजेन, चैल्कोजेन। चैल्कोजेन का मतलब क्या होता है, इसको मिटाओ इधर का, चैल्कोजेन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा, मयंक भैया तू बताओ। हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इतनी बार पढ़ाए हैं बेवकूफ। और फार्मिंग फैमिली नहीं बताया था, चाल्कोजेन का क्या मतलब होता है, आपको जब डिस्कशन करा रहे थे उस समय बताया था, पीरियडिक टेबल में भी। मैं आपको किस साल क्या क्या कहां बताया हूं वो हमारे इसमें स्टोर रहता है कि हमने आपको कब किस समय क्या चीज बोला है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते हो। ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स को चाल्कोजेन बोलते हैं और उसका शाब्दिक अर्थ होता है ओर फार्मिंग। और क्योंकि मैक्सिमम और आपको ऑक्सीजन फैमिली वाले से मिलते हैं, मेटल की, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, इस तरीके से। और उसको क्या बोलते हैं 17th वाले को, हाइलोजन। हाइलोजन का मतलब क्या होता है, हाँ, अब अगर ये आपको याद है साल्ट फार्मिंग, तो और फार्मिंग कैसे भूल गया। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जितना ज्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, क्वेश्चन उतनी ही आसानी से हल होगा, क्योंकि इनमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा कि आपकी कोई थियरम है, कोई नियम है, आपको मैं सिखा दूंगा फिर आप वहां पर तेज हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए सबसे टफ ब्रांच मानी जाती है कौन सी, इनऑर्गेनिक। कारण उसका, क्योंकि सब रटना है आपको, हर चीज बढ़िया से नोट्स में आपके होना चाहिए, और रोज सुबह शाम अगरबत्ती जला करके उसको पलटते रहिए, तभी आपको इनऑर्गेनिक याद रहेगी, अदरवाइज नहीं याद रहेगी। हम पढ़ा के निकल जाएंगे, मेरे से भी कुछ देर के बाद बोलोगे जब, तो मैं बोलूंगा क्या कि यार देखो नोट्स में लिखाया होगा मैंने। क्यों, क्योंकि हम अपने यहां पर उसको स्टोर नहीं रखते। क्यों, क्योंकि हमें एग्जाम थोड़ी देना है। जब मुझे भी एग्जाम देना होता था तो हम उसको स्टोर करते थे। स्टोरेज का काम तुम्हारा है, स्टोर करो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। और अगर चिप कम हो, चिप छोटी पड़ रही हो, तो डॉक्टर के यहाँ जाओ, कह दो ये पे ऑपरेशन करके चिप लगा देंगे, जो सोमा स्टोर होता रहे हैं। हर्ष,
आजकल तुम्हारी तारीफ बहुत हो रही है, क्या कारण है? चलिए, तो निकोजन आप समझ गए होंगे कि निकोजन इनको बोला जा रहा है। अब दूसरी चीज देखो, अगर इस फैमिली का सबसे पहले एलिमेंट की हम लोग बात करें तो वो कौन सा है हमारा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अगर देखा जाए कि नाइट्रोजन हमारा मैक्सिमम परसेंटेज में वो किस फॉर्म में रहता है? N2 गैस, कहां पर? एटमॉस्फेयर में। N2 गैस का जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बाई वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन? अन्य गैसें क्यों नहीं हो पाई ज्यादा? क्यों? नाइट्रोजन भगवान ने इनको स्पेशल बना भेज दिया था कि जाओ भैया तुम्हारा वॉल्यूम जो होगा बाई वॉल्यूम तुम ज्यादा रहना। आप समझ पाए? देखिए, नाइट्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी N2 के फॉर्म में, ठीक है। और उसमें दो एटम के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 दिखता है आपको, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उसको ब्रेक करने में एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा लगती है। इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। इसलिए जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनमें से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, बाई वॉल्यूम 78%। और अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? साल्ट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। दो साल्ट होता है और दोनों एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक होता है चाइल्ड साल्ट पीटर, चाइल्ड साल्ट पीटर, और दूसरा होता है इंडियन साल्ट पीटर। चाइल्ड चिली, चिली जिसको कहते हैं, चिल्ली पनीर ना समझो, चिल्ली पनीर याद रखो कि चिल्ली पनीर में नमक पड़त है। और चिल्ली पनीर का यहां फार्मूला क्या होगा? NaCl का स्थान हटा करके क्या लगा दो? NO3, ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर इसके पहले एलिमेंट की हम लोग बात करें तो यहां पर उसके लिए पॉइंट लिख लो, नाइट्रोजन which is first elements of this family exist as N2 in atmosphere N2 is या N2 constitute 78% of total gases। और ये जो 78% है ये आपका है क्या? बाई वॉल्यूम, यानी 78%, 22% में सारी गैसेस हैं और 78% में अकेले क्या है आपका? नाइट्रोजन है। और अगर कहा जाए क्या इन अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, इट एग्जिस्ट एज क्या? NaNO3। इसका नाम है चाइल्ड साल्ट पीटर। एंड दूसरा आपका होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं? इंडियन साल्ट पीटर। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, अक्सर सुनते हैं, कॉमन नेम नहीं याद है आपको तो कॉमन नेम पूछ लिया तो आप कंफ्यूज रहोगे वहां पर, ठीक है। और कहाँ है आपके? NCERT में। NCERT के पहले ही पेज पर आपको लिखा गया है। NCERT से कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, बस इतना तुम जानो। अगर तुम्हें आता है NCERT, पढ़े हो ढंग से, तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे और यहां बहुत ब्रेन लगाने वाले सवाल नहीं आएंगे।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं कि इनका कैसे होगा, वो हमें आता है। देखो, अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है कैसे, NH2 NP1 और इधर डॉट 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 डॉट, हाँ NP3, ये आपको आता है इस तरीके से। और आप जानते हो कि अगर P में देखें आप तो आपके पास कितना ऑर्बिटल यहां दिखता है, 3 ऑर्बिटल दिखते हैं और तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके फिलअप हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, और यहां पर आप क्या देख रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। क्यों? ड्यू टू कंप्लीटली हाफ क्या फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, यानी कंप्लीटली फुल फिल्ड या कंप्लीटली हाफ फिल्ड जो सबसेल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। यानी वहां से इलेक्ट्रॉन के अगर लेने देने की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड तो आपको ये पूछ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या, वो आपका होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग इसके किस रेडियस की बात करेंगे, बताओ भाई। क्योंकि डायरेक्ट तो एटॉमिक एटम का रेडियाई आप निकाल नहीं पाओगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी आइसोलेटेड एटम का आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो कितनी है, अगर उसको आप मेजर कर ले जाओ तो वही क्या है, एटम का रेडियस है। क्योंकि एटम आपका क्या है, स्फेरिकल है, सेंटर से आउटर मोस्ट का हम लोग क्या कर लेंगे, नाप लेंगे, तो ये रेडियस हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम यहाँ ये एग्जिस्ट करती है कि हम किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल की जो बाउंड्री है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि एटम हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, यानी उसमें कितने ऑर्बिट है यू कांट इमेजिन। तो आप कैसे फिक्स करोगे कि आउटर मोस्ट सेल कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में डायरेक्ट डिटर्मिनेशन करना एटॉमिक रेडियाई का वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इसको हम लेते हैं क्या, या तो आप कोवैलेंट रेडियस के रूप में ले जाओ, यानी कोई मॉलिक्यूल एज्यूम करके चलो, वहां पर हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इसको चेक करें। तो यहां पर आपको जो एटॉमिक साइज है, जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, कोवैलेंट रेडियाई की, इसकी हम बात करेंगे। कोवैलेंट रेडियाई का मतलब होता है कि आप जानते हो कि अगर ये एटम है हमारा, मान लिया जाए कि ये इसका न्यूक्लियस है पॉजिटिव, ये ए हो और ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड में है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये बी हो गया, तो हम सीधा सीधा करते हैं क्या कि इसके बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये डी हो गया हमारा। और उसके बाद में जब आपको बात करना हो, इसको आप कॉमन कर लीजिए क्योंकि अदरवाइज नहीं तो डिफरेंट होने लगेगा। तो यहां पर जब RA की बात होगी तो आप क्या बोल देंगे, D/2, ये हमारे इसकी कोवैलेंट रेडियस हो जाएगी। यानी हम इसका कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल एज्यूम करेंगे और दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसे ले लेंगे और उसका बाई 2 कर देंगे। बस हमको क्या मिल जाएगा, कोवैलेंट रेडियस मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कोवैलेंट रेडियस से बात नहीं बनेगी, हमें यहाँ पर ट्रेंड देखना है कि कोवैलेंट रेडियस का जो ट्रेंड है, यानी एटम की जो साइज का ट्रेंड है, वो हमारा टॉप टू बॉटम इस फैमिली में क्या होगा। तो आप कह सकते हो, देखो
एक पॉइंट कि अगर आप टी टू बी की बात करें, टी टू बी समझ गए, टॉप टू बॉटम, यानी हम कहां से चल रहे हैं, नाइट्रोजन से कहां, बिस्मिथ तक जाना चाहते हैं। टी टू बी आप नीचे लिखना चाहो नीचे लिख, यानी हम यहां जाना चाहते हैं। और फिर हम देखना चाहते हैं क्या कि यहां पर जो रेडियस का ट्रेंड होगा, ट्रेंड ऑफ रेडियस, वो हमारा क्या होगा, बताना आपको है कि नाइट्रोजन से हम बिस्मिथ तक चल रहे हैं, एटम की साइज का जो ऑर्डर होगा उसे हम कैसे एक्सप्लेन करें कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक जाते हैं तो साइज पर क्या असर आता है, हाँ बढ़ती है। आप जानते हो कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक, मतलब उस पर जब चलोगे बिस्मिथ तक, तो हर एक स्टेप पर नंबर ऑफ सेल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जेड इफेक्टिव नियर अबाउट कांस्टेंट रह जाता है, और जबकि नंबर ऑफ सेल क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन तो चिंटू पिंटू वाला हो गया, सब जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम हम चलेंगे, किसी भी ग्रुप में, तो नंबर ऑफ सेल क्या होती है, बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होगा, साइज क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या यूनिफॉर्मली बढ़ती जाएगी, क्या यूनिफॉर्म इंक्रीज होगा, अगर यूनिफॉर्म इंक्रीज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, व्हाट इज द रीजन, है? देखो, अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है सीधा सीधा कि नाइट्रोजन से लेकर आप कहां तक चलते हो, जब आप चलते हो नाना पार्टिकल, यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस, यहां चलते हैं आप, तो यहां पर इंक्रीज होती है थोड़ी सी फास्ट, और जब आप आर्सेनिक के आगे चलते हो, यानी एंटीमोनी और बिस्मिथ में अगर हम लोग बात करें, तो एंटीमोनी से बिस्मिथ बड़ा तो होगा, लेकिन जो जंप साइज का नाइट्रोजन से फास्फोरस पर जा रहा था, वो हमारा एंटीमोनी से बिस्मथ पर नहीं जाएगा। उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जब आप आर्सेनिक से एंटीमोनी पर आते हो तो उसके बीच में हमारे डी ब्लॉक आ जाती हैं, डी और एफ, और इनकी जो शील्डिंग होती है वो क्या मैंने बताया था, इनकी शील्डिंग पुअर होती है, और जब शील्डिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियस का जो खिंचाव होगा आउटर मोस्ट सेल के लिए वो बढ़ जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो शील्डिंग नहीं जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, कुछ समझ पा रहे हो शील्डिंग इफेक्ट, समझो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। आप जानते हो कि न्यूक्लियस पर क्या चार्ज है, प्लस, ठीक, इलेक्ट्रॉन चाहे फर्स्ट सेल का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे लास्ट सेल का हो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है, क्लियर, और माइनस चार्ज की वजह से तो माइनस चार्ज की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में बैठा हुआ है, तो क्या उसके अंदर वाली भी सेल तो है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है, नेगेटिव, तो माइनस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, क्योंकि आप जानते हो कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, मोहब्बत, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ठीक। और लेकिन जो अंदर वाले सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ आने से रोकेंगे, तो इसका मतलब न्यूक्लियस को घेर देंगे। कौन घेर देगा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, और ऐसे में जो न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन फील होना चाहिए था इसको, लास्ट इलेक्ट्रॉन को, वो फील नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए आप बहुत दूर बैठे हैं, जैसे मान लो दीप्ति वहां बैठी हैं, इनसे पहले यहां पर ढेर सारे बच्चे बैठे होते, और मैं जो कुछ बोलता तो पहले इनको मिलेगा ना जो हमारे सामने है,
और फिर ये उसको रिड्यूस करते 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 हो सकता है उनको कुछ सुनाइए ना दे लास्ट में जो बैठे हैं। इसीलिए हमेशा हम प्रयास क्या करते हैं क्लास में, कहाँ बैठने का, आगे बैठने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या हो कि टीचर शील्ड ना होने पाए। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यही है कि मैं तो सबको अट्रैक्ट कर रहा हूं, सबको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा इफेक्ट कहां तक जाएगा ये डिपेंड करेगा कि मेरे और आपके बीच में कितने बेलन हैं, यानी कितने लोग बीच में बैठे हैं जो मेरे इफेक्ट को आप तक पहुंचने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सेम यही चीज होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इस पर हम लोग कुछ चर्चाएं और करेंगे। आप एनसीईआरटी डेली का डेली पढ़ते आइए, तभी आपको ब्लॉक में मजा आएगा। ठीक है, बाकी बीके सर आ गए, आप उनकी क्लास